नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। गोंडा जिले से सामने आई अनामिका शुक्ला। बीएसए के सामने पेश हुई अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला ने अपने सभी शैक्षिक प्रपत्र बीएसए को दिखाए। बीएसए ने प्रपत्र लेकर अनामिका शुक्ला को कोतवाली भेजा। गोंडा के भुलईडीह की रहने वाली है अनामिका। अनामिका का दावा कि इसको डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। गोंडा की अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई ऑनलाइन एफआईआर। तो यह प्रपत्र जारी किया गया है, जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बीएसए के सामने पेश हुई अनामिका शुक्ला, जिनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। अनामिका शुक्ला ने अपने सभी शैक्षिक प्रपत्र बीएसए के सामने रखे। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने। अनामिका शुक्ला स्वयं उपस्थित हुई थी आज, जो गोंडा जिले की ही रहने वाली हैं और गोंडा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जो कि अन्य जनपदों में उनके नाम से और उनकी मार्कशीट का दुरुपयोग करते हुए नौकरी की जा रही कस्तूरबा गांधी में। तो आज जब उनको प्रकरण पता चला मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, तो वो आज स्वयं उपस्थित हुई प्रार्थना पत्र लेकर के कि ये मैं हूँ और मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मूल डॉक्यूमेंट्स है। और चूँकि हमारे पास एसपीओ ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आया था, उस डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलान किया तो उसमें कुछ डिफर पाया गया। जैसे फ़ोटो चेंज की गई है, साइन कुछ स्कैन किए गए हैं, बाकी नंबर और सब चीज़ें रोल नंबर सब वही हैं। तो ये हूबहू क्या बनाया गया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है? अब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्कैन किया गया वो। अब जैसा कि अभी अनामिका शुक्ला ने बताया कि जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ में उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट कहीं से मिली है और वहीं से उसका दुरुपयोग हुआ है। अनामिका शुक्ला स्वयं। चलिए, अपडेट के साथ में सहयोगी कादिर अंसारी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कादिर, अनामिका शुक्ला सामने आई और उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कही, ये भी कहा कि जांच पड़ताल अभी तक कुछ नहीं हुई। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक बहुचर्चित मामला चल रहा था, इसी बीच आज अनामिका शुक्ला जो है निकलकर सामने आई और आने के बाद वो सीधे बीएसए कार्यालय पहुंचती हैं, जहां वो सभी सारे अभिलेख लेकर पहुंचती हैं और वो अभिलेख को बीएसए को दिखाती हैं और ये शिकायत भी दर्ज कराती हैं कि ये जो मूल डॉक्यूमेंट है और मेरा नाम का और मेरी डिग्री का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा था। और चूंकि ये मामला मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा, हालांकि उनका कहना था पूरी तरीके से अपने आप को बचाव करते हुए, हालांकि ये मामला भी जांच का विषय है कि क्या इन मामले में इनकी जो है संलिप्तता है या नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट का जो है स्कैन करके और इसी तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया। हालांकि फिलहाल अभी उनके द्वारा बताया गया है कि मैंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है और फिलहाल इस पूरे मामले को जो बीएसए हैं उन्होंने पूरा जो प्रपत्र है उन्होंने संलग्न करके हुए और कोतवाली मामले को आगे भेज दिया है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,335। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,365। यूपी में कोरोना वायरस के 389 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 6,669 लोग ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 301 लोगों की मौत हुई है।
कानपुर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कानपुर में कोरोना के 16 नए केसेस। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 559 हो चुकी है और अब तक 340 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कानपुर में कोरोना के एक्टिव केसेस 201 हैं और अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। तो 340 मरीज कोरोना के अभी तक कानपुर में ठीक भी हुए हैं और कोरोना से एक्टिव केसेस 201 हैं। अब तक 18 लोगों की जान गई है। एक 559 मरीज अभी तक हो चुके हैं और 340 मरीज अभी तक ठीक भी हुए हैं। रामजी शर्मा अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी है? कानपुर में लगातार कोहराम मचा है कोरोना का। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कानपुर में 16 नए केसेस सामने आए हैं और जो ये केसेस सामने आ रहे हैं वो पुराने को जो इन नए जगहों से केसेस जो संख्या बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर जो केस लगातार बढ़ रहा है इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो गई है जबकि एक डिस्चार्ज हुआ है। अब कानपुर में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 201 केसेस इस वक्त कानपुर में बढ़े हुए हैं। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं ये जो आ रहे हैं इनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार जो अनलॉक किया गया है, जो छूट दी गई है, लोगों को रिहायत दी गई है, वो कहीं ना कहीं कारण बन रहा है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने की जो संख्या बढ़ रही है। अब देखने सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितनी जल्दी इन कोरोना पॉजिटिव जो बढ़ते हुए मरीज हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और उन केसेस में कैसे कमी लाई जाएगी। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो वहीं बनारस में कोरोना के 2 नए केसेस मिले हैं। बनारस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 241 हुई है और एक्टिव केसेस 87 हैं। अब तक 149 मरीज ठीक हुए हैं। बनारस में कोरोना से अब तक 5 लोगों की जान भी गई है। खबर सोनभद्र से, जहां एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोग कुछ दिन पहले मुंबई से आए थे। प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। सोनभद्र के चौपन थाना इलाके के मारकुंडी का मामला जिले में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा मामला। प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने पूरे गांव को सील कर दिया है। सोनभद्र से खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। सोनभद्र के चौपन थाना इलाके के मारकुंडी का ये पूरा मामला, एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिन पहले मुंबई से वापस आए थे। इलाके में अब तक का ये सबसे बड़ा मामला है, जहां एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर लखनऊ से, जहां यूपी सरकार ने आवंटियों को ब्याज में राहत दी है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ब्याज दरों में कमी के निर्देश जारी किए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, यूपी सिडा को निर्देश जारी किए गए हैं। गीडा, नीडा, सीडा और डीएमआईसी समेत सभी प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2020 तक बकाया भुगतान करने पर साधारण ब्याज लेने के निर्देश हैं। 30 सितंबर 2020 तक दंडात्मक ब्याज न लगाने के निर्देश। 30 सितंबर तक देय धनराशि न जमा करने पर लगेगा डिफॉल्ट ब्याज। 22 मार्च से 30 जून के लिए मध्य सभी मदों के लेट के लिए भुगतान नहीं करना होगा। एसके बाजपाई अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश के जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसमें बड़े पैमाने पर, चाहे वो हाउस टैक्स हो, जलकर हो या उसके अलावा जो आवंटी है उनके आवंटन का जो पैसा जमा होता है उसको लेकर दिशा निर्देश
निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है, जिसमें साफ तौर पर जो भी आवंटी है उनको ब्याज दरों में राहत दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये 30 सितंबर 2020 तक जो भी पैसा है अगर वो जमा कर देते हैं तो उस पर साधारण ब्याज दिया जाए, कोई अतिरिक्त ब्याज उस पर ना लगाया जाए। साथ ही साथ 30 जून तक अगर ये पैसा जमा करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज दे नहीं होगा, जिसको लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और यूपी सीडा, गीडा, लीडा, ये जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासतौर पर जिनको किसी प्रकार का कोई शुल्क इन औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमा करना है, ये शुल्क उनको फिलहाल 30 जून तक किसी भी प्रकार के अन्य दंड या अगर कोई दंड उन पर लगता है तो नहीं लगाने के निर्देश हैं, और साथ ही साथ अगर कोई ब्याज है तो अतिरिक्त ब्याज न लगाने के निर्देश हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है कोरोना काल के दौरान जो लोग अपना पैसा नहीं जमा करा पाए हैं समय से, उनको ये राहत 30 सितंबर 2020 तक के लिए सरकार की तरफ से दी गई है। जी चलिए, इसके अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश, संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर आदेश दिए गए। प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा, जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे विशाल राज्य यानी कि यूपी में सीएम ने कहा कि छोटी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। गरीब और कमजोर वर्गों को राहत के लिए किए गए प्रबंधों के बेहतर नतीजे। पुलिस नियमित तौर पर गश्त करे, सामाजिक दूरी का पालन कराने पर विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम ने साफ कहा कि मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। आर्थिक पैकेज का पूर्ण लाभ लेने का गंभीरता से प्रयास किया जाए। रोजगार सुलभ कराने के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए। रोजगार के संबंध में सर्वे कराया जाए। आवश्यकता का आकलन करते हुए टूनेट मशीनों को मंगवाया जाए। सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस को ऑपरेशन के लिए लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में 24 घंटे में तीसरी मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर बदमाश शाहिद गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुई है। बदमाश पर लूट और चोरी के 12 केस दर्ज किए गए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश फरार है। जंगलों में कॉम्बिंग लगातार जारी है। मंसूरपुर थाना इलाके के दूधा हेड़ी राजवाही पर मुठभेड़ हुई है। तमंचा करके वहाँ से फायर करके भागा, उसका पीछा किया गया तो यहाँ पे जाके उसकी मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई और वो नीचे गिर गया। फिर फायर करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने फायर किया, डिटरेंस रहा, उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ की गई, उसका नाम शाहिद है। ये हिस्ट्री शीटर है जो नई मंडी थाना का है और इस समय जिला बदर चल रहा है। इस पर लगभग लूट के और चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 लाइव कार्टेज, 1 CMP और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसमें यह भी पूछताछ की जा रही है कि इसके गिरोह के साथ और अन्य कौन लोग हैं जो इसके साथ मिलकर लूट और चोरी की घटनाएं करते हैं। पूछा उससे कहाँ जा रहा था इस टाइम, कोई घटना को वारदात देना था। इस समय शाम के समय कई बार इनकी ये स्थिति होती है कि जहाँ पर कोई राहगीर या कोई अकेला व्यक्ति या महिला घूमती है तो उनके साथ चेन स्नेचिंग की घटनाएं या अन्य घटनाएं भी ये लोग नई मंडी थाना क्षेत्र में करते हैं। तो हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि रजभाई के पास यदि कोई व्यक्ति, हमें दंपति मिलता है तो उसके साथ कोई वारदात। सचिन जौहरी अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, आपको बता दूं, मंसूरपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा था तो सामने से जैसी बाइक आई, पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने, बाइक सवार बदमाश ने रोकने की वजह पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी इसे घेराबंदी कर सामने की फायरिंग हुई। इसमें बदमाश घायल हुआ है। शाहिद नाम का बदमाश है। ये नई मंडी थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है और जिला बदर भी है। तो ये किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला हुआ था। इसके पास से एक बाइक और एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया सचिन। खबर नोएडा से, जहां गर्भवती महिला की मौत का मामला सीएमओ और एडीएम ने जांच की। पूरी जांच की रिपोर्ट को जिलाधिकारी को सौंपा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी एक्शन लेंगे। आपको बता दें, 7 अस्पतालों में नहीं हो पाया था महिला का इलाज। 13 घंटे एम्बुलेंस में लेकर महिला को घूमता रहा पति। 2 दिन में जांच की गई पूरी। अब कार्रवाई का इंतजार। आज शाम तक कार्रवाई हो सकने की उम्मीद जताई जा रही थी।
विनायक गुप्ता अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। विनायक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि कुछ 2 दिन पहले ही गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। जिला अधिकारी ने उसमें कार्रवाई करते हुए न्यूज वन इंडिया ने भी इस खबर को जो है लगातार प्रमुखता से दिखाई थी। उसका एक बड़ा असर हुआ है, जिसमें आज जिला अधिकारी ने पत्र जारी किया है और इसमें ये भी लिखा है, डीएम को भी पत्र जारी करके लिखा है कि वो अपने जितने भी अस्पताल है उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाए उसमें। और साथ ही साथ जो नोएडा के जिला अस्पताल में जो सीएमओ थी उनके जो उसका तबादले के लिए पत्र लिखा है, उसके लिए उसमें कहा गया है कि इनका कहीं ट्रांसफर किया जाए। उनमें बहुत ही बड़ी लापरवाही आई थी, जिसमें जो आया थी वो प्रेग्नेंट महिला थी, उसमें जो आया की और एक नर्स की लापरवाही सामने आई थी। उसमें सीएमओ ने लापरवाही भी बरती हुई थी, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जो आया थी उसके ऊपर भी। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने आदेश जारी किया है और सीएमओ की लापरवाही भी, सीएमएस की लापरवाही के लिए लेकर के भी उन्होंने ये लिखा है कि इनका ट्रांसफर किया जाए आगे। कहीं इस चीज के लिए बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि जो वार्ड आया है उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी। साथ ही साथ ट्रांसफर के शासन को लिखा गया है पत्र, जिसमें और जेएम्स में पहली बार महिला को वापस भेजने वाले चिकित्सा कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी जो नोएडा के अंदर में जो महिला प्राइवेट अस्पतालों में गई हुई थी, उन अस्पतालों में भी कारण बताओ नोटिस मांगा गया है कि आपने इस महिला को क्यों नहीं एडमिट लिया था। इन तमाम जगहों पे नोटिस जारी किया गया। जितने भी अस्पताल थे, जिस महिला ने उसमें जिन प्राइवेट अस्पतालों में भटकी थी, जिन्होंने अस्पताल ने ये भी कह दिया था कि हमारे अस्पताल में बेड नहीं है या कोई और भी कमी बताई गई थी। इस चीज को लेकर के जब महिला जेम्स के बाहर पहुंची थी तो वहां पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो गई थी। इस चीज को लेकर के जेम्स हॉस्पिटल में भी जो चिकित्सा कर्मी है उनसे भी जवाब मांगा गया है। जी ठीक है विनायक, क्या यहाँ पर ये बात उठ रही है कि तबादले कर दिए जाएं, लेकिन तबादला कर देने से क्या इंसाफ हो जाएगा, यहाँ पर न्याय हो जाएगा? इसको लेकर कोई बात अभी तक सामने? जी, इसको लेकर के डीएम से हमने बात करने की कोशिश की गई थी। सुबह से ही लगातार जो है डीएम से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने ये लेटर जारी करके शाम में ही 5 बजे लेटर जारी किया गया था। उसके बाद में भी अगर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा है कि हम 8 बजे मिलेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी होगी, जो आपका वार्ता होगी, आप पूछेंगे आप, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी भी दी जाएगी किस कारण ये बात की जा रही है। चलिए विनायक, आप बने रहे हमारे साथ में, फिर से रुक करेंगे आपका। नोएडा से एक और बड़ी खबर है, जहां जिम ट्रेनर्स और संचालकों ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम योगी को पत्र लिखकर जिम खोलने की मांग की है। अनलॉक में जिम खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। जिम न खुलने से आर्थिक स्थिति खराब है। जिम संचालकों ने कहा, जिम संचालक बोले कि जिम में कराएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नोएडा में जिम संचालकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का पत्र। विनायक बने हमारे साथ लगातार। विनायक, देखिए जाहिर तौर पर जिम जो संचालक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए रोजी रोटी का संकट बड़ा खड़ा हो चुका है। इसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी है जो उन्होंने सीधे तौर पर सीएम के नाम का एक पत्र लिखा है? जी, आपको बता दूं कि आज ही सेक्टर 19 में जो है सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जिम को खोल दिया जाए। अगर जिम को खोला जाएगा तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। जो अभी तक बहुत इन जो लॉकडाउन के अंदर में जिम को बंद कर रखा था, उसके वजह से जो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बेकार हो रखी है। बच्चों के स्कूल के फीस भरने हैं, EMI जानी है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है साफ तौर पर। वहीं पर जिला प्रशासन ने और क्या नाम है, नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम ये लेटर आपका वहां तक पहुंचाएंगे और जो आपकी बात है वो वहां पर ले जाकर रखेंगे। जब तक गाइडलाइंस नहीं आती है, जो गाइडलाइंस आएगी, जब तक आप उसका पालन करें। अगर जैसी ही बात होती है, अगर कोई जानकारी वहां से निकल करके आती है और सूचना आएगी हमें उत्तर प्रदेश सरकार, तो हम आपको तुरंत बताएंगे और आप अपना जिम खोल सकते हैं। जब तक आदेश नहीं आते, जब तक आपका जिम बंद रहेगा। इस चीज को उनको समझाया गया और उनसे ये भी कहा गया है कि जो जिम के जितने भी लोग थे जो प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं, इस चीज की मांग करते आए हैं कि आप अलग अलग जगह जो उल्लंघन करते आ रहे हैं, 144 धारा लगी हुई है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के भी उन सबको समझाया गया था। फिलहाल जो है जिम वाले लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका भी कहना है कि हमारे जिम को खोल दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधार किया जाए। फिलहाल जो है उन्होंने सीएम के नाम का ज्ञापन दे दिया गया है और उन्हें आश्वासन सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है कि जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि जिम को खोल दिया जाए। जी चलिए विनायक, अपडेट के लिए शुक्रिया।
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का खबरान। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 38 नए केसेस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 671 हो चुकी है। साथ ही 423 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव मरीज 258 हैं और साथ ही 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई है अब तक। तो गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के आज 38 नए केसेस सामने आए हैं। ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी आंकड़ों को लेकर? बिल्कुल, लगातार जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो स्थिति जनपद की है वो भयावह बन चुकी है। आज भी जो रिपोर्ट जनपद प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार 38 नए मरीज आज सामने आए हैं, जिसके बाद में कुल आंकड़ा जनपद गौतम बुद्ध नगर का बढ़कर के 691 हो जाता है। इनमें से 423 मरीज ऐसे हैं जो आज तक ठीक हो चुके हैं, जिनका इलाज के बाद उनको डॉक्टर के द्वारा और उनकी जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो लगातार नेगेटिव आई हैं, तो उनको उसके बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। वहीं 258 मरीज ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं और अभी जनपद के अंदर 6 अस्पताल हैं, उनके अंदर उनका इलाज चल रहा है। वहीं 10 मरीज ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हो चुकी है और यहाँ पर 54 मरीज ऐसे भी मिले हैं जो दूसरे जनपदों राज्यों से थे। उनको उनके राज्य और जनपदों के अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और वहां उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया ललित। तो वहीं पीलीभीत में कोरोना के 10 नए केसेस हैं। 10 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप का माहौल है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से 6 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। खबर लखनऊ से, जहां 181 महिला हेल्पलाइन हुई बंद। यूपी में महिलाओं को किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाने वाली 181 महिला हेल्पलाइन बंद हो चुकी है। पिछले 1 साल से अधिक समय से हिचकोले खाकर चल रही इस सेवा का संचालन बंद किया गया। सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ने महिला काउंसलर्स को 1 महीने का नोटिस देते हुए सभी ऑपरेशन बंद किए हैं। करीब 1.25 साल से भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी ने 181 महिला हेल्पलाइन का संचालन बंद कर दिया है। प्रदेश के महिला कल्याण विभाग चलाता था 181 महिला हेल्पलाइन। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। 181 हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिया गया है। महिलाओं को किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाने वाली 181 हेल्पलाइन को बंद किया गया। पिछले 1 साल से अधिक समय से हिचकोले खाकर चल रही सेवा का संचालन बंद किया गया। सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ने महिला काउंसलर्स को 1 महीने का नोटिस देकर कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है। करीब 1.25 साल से भुगतान नहीं मिलने पर यह बड़ा फैसला किया गया। प्रदेश के महिला कल्याण विभाग चलाता था 181 महिला हेल्पलाइन। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी? 181 महिला हेल्पलाइन को बंद किया गया। देखिए, 181 महिला हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जो महिलाओं किसी भी तरह की मुसीबत से बचाने के लिए शुरू की गई थी। उनको अगर महिलाओं को उत्तर प्रदेश की कोई भी जरूरत पड़ती या किसी तरह की आवश्यकता होती, कोई मदद होती या फिर उनको काउंसलिंग की जरूरत होती, तो इसके लिए बाकायदा 181 हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जिसमें काउंसलर थे जो महिलाओं समस्याओं को सुनते थे, उनको मदद देते थे या फिर उनकी समस्याओं को उनको कोई सलाह मशवरा देते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1.25 साल से लगभग जो ये महिला हेल्पलाइन 181 है, जिसको महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है यूपी सरकार की, उसको जो निजी कंपनी संचालित करती है, उसका कहना है कि सरकार द्वारा पिछले 1.25 साल से लगभग भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद ये नौबत आ गई कि अब कंपनी को यानी जो महिला हेल्पलाइन है इसको बंद करना पड़ा है। और ये साफ कंपनी जो है संचालन करने वाली, उसने सरकार पर ये आरोप लगाया है कि हमको भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज तालाबंदी की नौबत आ गई है। चलिए, बिल्कुल आलोक, अपडेट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी खबर है, जहां अनलॉक 1.0 के दूसरे चरण में कल से खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। आपको बता दें, शर्तों के साथ में खोले जाएंगे कल से होटल और रेस्टोरेंट्स। होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकों को कोरोना से निपटने के लिए WHO की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
आगरा में ईमानदारी की पेश हुई मिसाल, मानवता ईमानदारी की व्यापारी ने मिसाल दी है। 1 लाख रुपए की गिरी रकम को व्यापारी ने लौटाया। किसान की गिरी रकम को पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से लौटाया। किसान अपनी बहन की शादी के लिए खरीदारी करने आया था। मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान कागज निकालने पर गिरी थी 1 लाख रुपए की रकम। व्यापारी राजेंद्र तिवारी को मिली थी किसान की रकम। थाना शमशाबाद इलाके के धीमश्री चौकी के नजदीक का मामला है। सहारनपुर जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को गेट पर जन्म दिया। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के जिला अस्पताल का है, जहां पर बीती रात डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी के लिए डॉक्टरों के भर्ती न करने का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला ने बच्चे को महिला वार्ड के गेट पर ही जन्म दे दिया। आपको बता दें कि महिला कई घंटों से महिला वार्ड के गेट पर ही तड़पती रही, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे भर्ती करने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान एक अन्य प्रेग्नेंट महिला ने जब उसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो डॉक्टर्स ने उस प्रेग्नेंट महिला के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए महिला वार्ड के गेट से बाहर निकाल दिया। हालांकि बच्चे को जन्म देने के बाद आनन फानन में महिला और नवजात शिशु को तत्काल रूप से इलाज के लिए भर्ती किया गया। समस्या ये हुई थी कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया। अब मेरी बीवी को कष्ट हुआ तो मैंने आके मैडम को दिखाया। मैडम को बोला कि मैडम मेरी बीवी को कष्ट है। तो आप ये कि मैडम देख के ये बोलती है कि आपको ये बताओ कि आप मैं नहीं देख सकती हूँ तो आप ये बाहर जाके प्राइवेट में करा लो। मैंने कि क्यों करा लो ये बताओ पहले। जब 9 महीने का इलाज मेरा अगर यहाँ चल रहा है तो मैं तो यहीं दिखाऊंगा ना। तो एक्चुअली ये हुआ कि ये कह रही कि आप बाहर कराओ। मैंने क्यों कराओ, क्योंकि या तो फिर आप साइन करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बताओ कि फिर हम जैसे उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिलीवरी वगैरह गेट को या और यहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी और वो भी ऐसी हुई कि वो भी गेट के बाहर।